जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम बैंकिंग अवेयरनेस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, जो भी यहाँ पर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि जो बैंकिंग से जुड़े हुए छोटे छोटे प्रश्न हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो क्यों भला? तो आपने देखा होगा कि बैंकिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आपको याद रखने की, उन्हें समझने की ज़रूरत है, वो सभी इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा बैंक एंड इट्स फंक्शंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें क्लियर होंगे आपके। इसके अलावा जो और भी आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी एक के बाद एक करके यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बस यहाँ पर अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये इमेजेस दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं जो कि आपको बैंक की दिखाई दे रही होंगी। जी हाँ, ऐसी कुछ लंबी लाइन लगी हुई देखी होगी कभी काउंटर में आपने, या ऐसी भीड़ देखी होगी बैंकों में आपने। तो ये वो जगह है जहाँ हम अपने पैसे जमा करते हैं और निकालते भी हैं। तो बैंक की जो डेफिनेशन है कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको वो याद करनी पड़े। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैंक एक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करना चाहे, या कोई एक इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को, या ऐसे ही और भी कोई अलग संस्थान यदि कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो वो आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले के समय में जब एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना होता था तो इसके लिए काफ़ी वक्त ज़ाया होता था, खर्च होता था, लेकिन आज बैंक के माध्यम से, और बैंक की बात कहूँ तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आज विद इन अ सेकेंड यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सब पॉसिबल हुआ है बैंकिंग के कारण। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ बैंक का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि सिर्फ बैंक ही नहीं, और भी इसी तरह के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसी तरह की एक्टिविटी करते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर। जी हाँ, ये भी आपके मनी को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। आप वहाँ पर भी जाके, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, मतलब छोटी अवधि के लिए, बड़ी अवधि के लिए अपने पैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो बैंकिंग करते हैं, इसकी डेफिनेशन सही तरह से हमें कहाँ मिलती है, या कहाँ से उन्हें यह राइट यानी कि यह अधिकार मिला हुआ है कि वो जो भी बैंकिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं उसका अधिकार उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो बैंकिंग प्रोसेस बैंक के द्वारा की जाती है या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग की, ये बैंकिंग कहाँ पर डिफाइन की गई है? तो ये डिफाइन की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1949। जी हाँ, BRA 1949, जहाँ पर इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है बैंकिंग की, कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक्स, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। तो यहाँ पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो पब्लिक है उसके द्वारा पैसे एक्सेप्ट किए जाएंगे उन्हें डिपॉजिट करने के लिए, और उस पैसे को लैंडिंग की जा सकती है, उस पैसे की लैंडिंग की जा सकती है। इसके अलावा उसे इन्वेस्ट किया जा सकता है कहीं पर, और जब यहाँ पब्लिक डिमांड करेगी तो उनकी डिमांड पर उन्हें रीपेबल कर दिया जाएगा। अब ये थोड़ा भारी सा डेफिनेशन लगेगा, तो आप इसे इस तरह से समझिए कि जब आप पैसे जमा करते हैं तो वही पैसे बैंक किसी और को भी यहाँ पर उधार दे सकता है। इसके अलावा यदि आप डिमांड करते हैं बैंक से कि आपका पैसा वापस कर दिया जाए, तो
किसी भी मीडियम के थ्रू यदि आप अपने पैसे को वापस मांगते हैं तो बैंक के द्वारा वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है, चाहे वो एटीएम के द्वारा, आप चाहे चेक के द्वारा, चाहे वो किसी भी तरीके से आप पैसे जब डिमांड करते हैं रीपेबल करने को तो आपको वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। और ये सारी डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक के फंक्शंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मनी को डिपॉजिट और विड्रॉल करने के अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटी बैंक में की जाने लगी हैं। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी बैंक में, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर मनी का सर्कुलेशन किया जाता है। तो बैंक ऐसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है वो भी आपका जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पहले ही आपको बता चुका हूं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि आपकी डिपॉजिट्स को, आपकी जमा को वो स्वीकार करता है। इसके अलावा लैंडिंग मनी टू पब्लिक, मतलब कि जो आम जनता है उसको पैसे उधार भी देने का काम करता है कौन? बैंक। इसके अलावा जो बैंक है वो मनी को ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं बैंक के द्वारा, ये भी उसका एक फंक्शन है। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन, देखिए क्रेडिट क्रिएशन या इसको हिंदी में आप कहेंगे साख निर्माण करना। साख निर्माण का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के द्वारा पॉलिसी मेंटेन की जाती है, उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है बैंक का। जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाऊंगा तब ये क्रेडिट क्रिएशन आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ एक फंक्शन के तौर पे इसे याद रखिए कि क्रेडिट क्रिएशन का काम बैंक के द्वारा किया जाता है। देखिए आरबीआई पैसा देता है बैंक को और बैंक यहाँ पर पब्लिक को पैसा देती है। ये कैसी चेन चलती है वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये बात समझिए कि जब ये पैसा मार्केट में जाता है तो मार्केट में यहाँ पर जो प्रोडक्शन का काम है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, और जब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा ना रहे और वो उसे वापस मांगना चाहता है तो वो बैंकों के माध्यम से उसे वापस ले लेता है। इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक्टिंग एज ट्रस्टीज, जी हाँ, आपने देखा होगा कि बैंक के पास हमारे काफ़ी सारे आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं या कोई भी और ऐसी वस्तु होती है उसे हम बैंक के पास जाके लॉकर में रख सकते हैं। जी हाँ, लॉकर फैसिलिटी जो बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो बैंक एक ट्रस्टी के तौर पर यहाँ पर कार्य करता है, ये भी उसका एक फंक्शन है। इसके अलावा कीपिंग वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी, ये भी उसी तरह का है कि वो अपनी सेफ कस्टडी में यहाँ पर हमारी जो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं उसको अपने पास रखता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस, देखिए बैंक ना सिर्फ आज एक नॉर्मल बैंक की तरह काम करता है, लाइक डिपॉजिट करता है, विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर हमारी सहायता करता है, बल्कि यहाँ पर एज अ ब्रोकर यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो वो हमें यह बताता है कि कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए और किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारे काम भी अब बैंक के द्वारा किए जाते हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन हो गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस में भी ये साथ देता है। बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है उन्हें भी परफॉर्म करने का काम बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस बैंक के, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि बैंक को प्रॉफिट कहाँ से होता है। तो बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है जो इंटरेस्ट वो अर्न करता है। अब इंटरेस्ट कैसे अर्न करता है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ये पैसे अपने पैसे को बचा के रखना चाहता है, सेविंग्स चाहता है, तो वो अपने पैसे कहाँ रख देगा? बैंक में। और यही बैंक उस पैसे का उपयोग करता है किसी व्यक्ति को लोन देने में। जी हाँ, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये बात याद रखिएगा कि मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है जिसे बैंक ने लोन दिया है, तो बैंक यहाँ पर उस लोन दिए गए व्यक्ति से 8% ब्याज लेता है। और यदि हम बात करें सेविंग्स अकाउंट की तो लगभग 4% के आसपास सेविंग अकाउंट में ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यदि इस व्यक्ति ने बैंक के पास 100 रुपये जमा किए तो बैंक 4 रुपये ब्याज के रूप में इस व्यक्ति को देगा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। और उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यदि यह बैंक इस व्यक्ति के पैसे इस व्यक्ति को दे देता है तो ये जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है ये इस बैंक को 8% ब्याज देगा। तो यदि बैंक ने यही 100 रुपये इस व्यक्ति को दे दिए हैं तो ये 8 रुपये इस बैंक को ब्याज देगा। तो देखिए
इस व्यक्ति के 100 रुपए इस व्यक्ति के पास पहुंच गए और बैंक के द्वारा जो इस व्यक्ति से लिया गया ब्याज है वो 8 रुपए है और जो वह इस व्यक्ति को ब्याज देगा वो 4 रुपए है। तो बीच में जो 4 रुपए बचे हैं वो इस बैंक के हैं। तो यही जो एक इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, यही उनकी कमाई का जरिया होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐसे बिजनेस यहाँ पर चालू हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ बैंक अब ज़्यादा अर्न करने में कैपेबल है। यदि मैं बात करूँ, यहाँ इंश्योरेंस फैसिलिटी अब बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाने लगी है। इसके अलावा गोल्ड लोन भी प्रोवाइड किया जाने लगा है। तो ऐसे और भी एक्टिविटी जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उससे भी बैंक की अर्निंग हो जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक रिजर्व मनी बैंक के द्वारा मेंटेन की जाती है। अब ये रिजर्व मनी क्या होती है, देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल में समझाया कि इस व्यक्ति ने इस बैंक के पास 100 रुपए जमा किए थे। इस व्यक्ति को हम ए मान लेते हैं और मानते हैं कि इस ए नामक व्यक्ति ने इस बैंक के पास 100 रुपए जमा किए थे। इस बैंक ने यही 100 रुपए इस व्यक्ति को, जिसे हम बी मान लेते हैं, इसे दे दिए थे। तो जब मैंने यहाँ बताया था आपको कि इस बी नामक व्यक्ति ने ब्याज दिया 8% मतलब 8 रुपए और बैंक ने इसी 8 रुपए का 4 रुपए मतलब कि 4% इस व्यक्ति को दे दिया और खुद 4 रुपए कमा लिया। लेकिन इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हमें समझना होगा कि बैंक के द्वारा जो पूरे पैसे इस ए नामक व्यक्ति के द्वारा जमा किए गए हैं वो पूरे पैसे इस व्यक्ति को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यदि यह व्यक्ति भाग जाता है तो बैंक को ये सारे पैसे लौटाने होंगे और इसकी वजह से बैंक डूब भी सकता है। तो इसी वजह से किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा उसके अपने बैंकों को ये हिदायत दी जाती है कि वह पूरा पैसा जो उसके कस्टमर से उसको प्राप्त होता है, यानी कि उनके ग्राहकों से प्राप्त होता है, वह पूरा पैसा उधार में नहीं देगा बल्कि उसका कुछ हिस्सा अपने पास बचा के भी रखेगा। चाहे वो खुद के पास रखेगा या तो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। इसे भी हम समझेंगे CRR और SLR के फॉर्म में। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यदि बैंक इस पैसे को जो वह इस ग्राहक से, अपने ग्राहक से प्राप्त कर रहा है, वह पूरा का पूरा पैसा इस व्यक्ति को उधार नहीं देगा बल्कि कुछ पैसा अपने पास भी बचा के रखेगा जो कि उसकी ज़रूरत के समय पे काम आएगा। सो होपफुली यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बैंक के द्वारा एक रिजर्व मनी मेंटेन की जाती है, एक अपने सेंट्रल बैंक के पास भी और खुद के पास भी। सो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। आगे भी हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स से आपको यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर करते चलेंगे। वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएंगे आपको। और मेक श्योर कि आप यहाँ पर नोट्स बनाते चल रहे हों, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक भले ही होंगे लेकिन इसी से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।